तो मैंने बेस के बारे में बात करी थी और बताया था जिन भी कंपाउंड के लास्ट में OH होता है वो हमारे पास बेस कहलाते हैं। जिसमें अब जो बेस होते हैं हमारे पास बेटा वो भी स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं, वीक बेस भी होते हैं। और मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था, देखो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग बेस है उनके बड़े कॉमन एग्जाम्पल KOH है, NaOH है, ये हमारे पास इधर में स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वीक बेस के बारे में तो इसमें आते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये हमारे पास इधर में वीक बेस होते हैं। अभी कैसे पता चलता है कौन से वीक बेस है कौन से स्ट्रॉन्ग बेस है? जैसे एसिड का पता चलता था ऐसे इनका पता चल रहा है। इनकी एक वैल्यू होती है पीएच स्केल के ऊपर, पीएच स्केल के ऊपर वैल्यू होती है। देखो एक स्केल होता है जिसको पीएच स्केल बोलते हैं। ये मेरे पास पीएच स्केल है, इसके ऊपर वैल्यू 0, 7 और 14। ठीक है जी, 0 है, 7 है और 14 है। अब इसमें हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि 7 तेरा न्यूट्रल है, ये मेरे पास बेस है और ये मेरे पास एसिड है। तो जो वैल्यू 7 के आसपास होगी, मान लीजिए 6 है, 5 है, तो वो मेरे पास न्यूट्रल के आसपास का नेचर शो कर रही है, तो इसका मतलब वीक एसिड। 8, 9 वीक बेस, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस है और इधर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। एक चीज तो ये होगी, ठीक है। अब ये जो पीएच वैल्यू किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे मैंने आपको बताया था एसिड के अंदर हमने बताया था जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन के ऊपर ये सारी चीज डिपेंड है। इट इज टोटली डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, कि हमारे पास जब हम एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं तो उस समय कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहे हैं। जितने ज्यादा हाइड्रोजन रिलीज होंगे समझ लो उतना ही ज्यादा मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है यहाँ पर। ठीक है ना, ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी। तो एसिड है, न्यूट्रल है और बेस है, तो हमारे पास बिल्कुल पीएच स्केल के ऊपर ही एग्जैक्ट वैल्यू आती है। वो बात तो सही है, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था जो भी हमारे पास एसिड होते हैं जब उनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो कितने हाइड्रोजन आयन वहां पर रिलीज हुए उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो एसिड है मेरे पास वो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। तो जितने 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 ज्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहे हैं हमारा एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जितने कम हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं हमारा एसिड जो होता है वो उतना ही वीक होता है। ठीक इसी तरीके से जितने भी बेस होते हैं उन सब बेस के अंदर भी हम देखते हैं कॉमन चीज होती है और टू और बेसिस है। हर बेस के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो कॉमन होती है? ये है मेरे पास NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जब मैं इसको यहाँ पर वाटर के अंदर डिसॉल्व करता हूँ, ठीक है, जब मैं इसको यहाँ पर वाटर के अंदर डिसॉल्व करता हूँ, अभी मान लीजिए मेरे पास सॉलिड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर इसको वाटर में डिसॉल्व किया, तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद क्या होता है हाइड्रोक्साइड आयन निकल जाता है, पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज हो रहे हैं। जितने ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज हो रहे हैं समझ लो वो ज्यादा उतना ही आपका वीक सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है। जितने ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन समझ लो उतना ही ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। सोडियम आयन एक्वस फॉर्म में आ जाएंगे, हाइड्रोक्साइड आयन एक्वस फॉर्म में आ जाएंगे, पीछे हमारे पास यहाँ पर NaOH। ध्यान से देखो बेटा ये मेटल हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है यही हमारा क्या होता है मेटल हाइड्रोक्साइड है बेसिकली। Na हमारे पास मेटल है। तो हमें एक चीज यहाँ पर ये भी पता चलती है कि नॉर्मली जो मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं हमारे पास वही क्या होते हैं बेटा आपके बेस होते हैं। नॉर्मली मेटल हाइड्रोक्साइड हमारे पास इधर में बेस और कौन से जो वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं यानी कि अल्कली होते हैं। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए ये पॉजिटिव प्लस पे प्लस ये भी हमारे पास क्या हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज कर रहे हैं। MgOH की होल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव और प्लस में नेगेटिव मेरे पास फर्दर रिलीज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास इधर में अगर बैलेंस करें तो यहाँ पर भी 2 आएगा। ठीक, चलिए हमारे पास बैलेंस हो गया।
तो यानी जितने भी बेस होते हैं वाटर में डिसोल्व होकर आपके OH आयन रिलीज करते हैं। ये हर एक बेस के अंदर कॉमन चीज वाटर में डिसोल्व होने के बाद। So a common property of all the bases is that they all produce hydroxide ion when dissolved in water. Got it? When dissolved in water. तो जो भी वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज कर रहे हैं, इसका मतलब वो सभी बेस मेरे पास क्या कहलाएंगे, वो सभी बेस एल्कली कहलाएंगे। ऑल दी बेसिस आर एल्कली, दोस गिव OH आयन। ठीक, बेस दो तरीके के होते हैं हमारे पास, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, वीक बेस होते हैं। ये मैंने आपको बताया, स्ट्रॉन्ग बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जनरली जिनको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास वीक बेस होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी जो बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो नॉर्मली जो बेस होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, कड़वा। बिटर टेस्ट। थर्ड, रेड लिटमस टू ब्लू। थर्ड, रेड लिटमस टू ब्लू। ये रेड लिटमस को आपका ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देती है। उसके अलावा बेस के अंदर एक और अच्छी बात है क्या, बेस आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन कब करते हैं, इन सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिसिटी एंड एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, सोपी टू टच। दे आल्सो सोपी टू टच, स्लिपरी होते हैं थोड़े। चलिए, ये फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम जो बात करेंगे बेस की, वो केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। चलिए, सबसे पहली पहली केमिकल प्रॉपर्टी, तो देखो जी, जो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास, नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि जितने भी बेस होते हैं अगर वो कभी भी किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमेशा दो चीजों की फॉर्मेशन होती है, हाइड्रोजन की और सॉल्ट, यानी कि BNH सब्सटेंस। जैसे हमने मेटल्स के रिस्पेक्ट से बताया था, एसिड के रिस्पेक्ट से MAH सच मेटल प्लस एसिड, हाइड्रोजन प्लस सॉल्ट, BNH सच। ये निमोनिक है, ट्रिक है याद करने की। बेस प्लस मेटल, हाइड्रोजन प्लस सॉल्ट। तो कोई भी बेस पे कोई भी घी लेते हैं हम उठा करके जी, सीधा सबसे पहले NaOH लेते हैं, आप मेटल ले लेते हैं, जिंक ले लेते हैं। दो चीजों की फॉर्मेशन होती है, हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होती है हमारे पास और सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। ये हो गया हमारे पास H2। अब H2 निकल गया तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा जी, Na2ZnO2। ठीक है, Na2ZnO2। दिस इज द फार्मूला ऑफ सोडियम जिंकेट एंड इट इज एन सॉल्ट। ये हमारे पास क्या है, जो सोडियम जिंकेट है। तो ये एक पॉपुलर रिएक्शन है जो कि एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। ये पॉपुलर रिएक्शन है जो एग्जाम में पूछी जाती है, इस वजह से मैं आपको रिएक्शन करा रहा हूं। तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन होती है सोडियम जिंकेट। तो कभी भी किसी भी बेस की अगर मेटल के साथ रिएक्शन होती है तो जो मेटल प्रेजेंट होती है एज अ पार्ट ऑफ नेगेटिव आयन, फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम जिंकेट सॉल्ट बनता है फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक मेटल। तो जिंक मेटल प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ नेगेटिव आयन, नो दैट वेरी वेल। ठीक है जी, जिंकेट आयन जनरली मूव टू नेगेटिव की फॉर्म में। तो नॉर्मली जितनी भी मेटल्स होती है डू नॉट रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब देखिए, जब यहाँ पर हमारे पास H2 निकल जाता है, ठीक है, अब हमारे पास जब फॉर्मूला फॉर्मेशन होती है तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो जिंक मेटल होती है वो नेगेटिव आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। हमें पता है कि नॉर्मली जितनी भी मेटल्स होती है वो आपके सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ऑल दी मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लेकिन जब हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया देन ZnO2 नेगेटिव, तो जिंक जो होता है वो हमारे पास हम देखते हैं जिंकेट आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है, इन द फॉर्म ऑफ जिंकेट आयन। तो इस जिंकेट आयन में अपने आप को कन्वर्ट कर देता है, तभी तो बेस की मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन और सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। लेकिन ऐसा हर 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 मेटल के साथ नहीं होता है। तो इसी वजह से स्पेसिफिक रिएक्शन की वजह से मैंने आपको ये बात बताई है। तो बेस प्लस मेटल हाइड्रोजन प्लस सॉल्ट होता है, बट इज
very important to note. All the metals do not react with bases to form salt and hydrogen gas. ठीक है जी, चलिए उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी होगी सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं। जब सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो वही बात आ गई, देखो जी हमने पढ़ा था एसिड प्लस बेस डिवाइड वाटर प्लस सॉल्ट, हमने पढ़ा था एसिड प्लस बेस डिवाइड वाटर प्लस सॉल्ट, और यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बेस प्लस एसिड डिवाइड वाटर प्लस सॉल्ट। ठीक है जी, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बेस प्लस एसिड डिवाइड द वाटर प्लस सॉल्ट। क्लियर ये चीज? तो यहाँ पर मैंने बोला कि पहली प्रॉपर्टी ये हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी है मेरे पास एसिड प्लस बेस डिवाइड वाटर प्लस सॉल्ट। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास है एसिड प्लस बेस डिवाइड वाटर प्लस सॉल्ट। जब एसिड के साथ बेस को मिलाया जाता है तो हमारे पास वाटर एंड सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो एसिड प्लस बेस बोल दो या बेस प्लस एसिड बोल दो, एक ही बात है। आप जो मर्जी एसिड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। HCl ले लिया है मैंने, बेस आप ले सकते हैं NaOH ले लिया, वाटर और सॉल्ट की फॉर्मेशन, वाटर हो गया है H2O और सॉल्ट हो गया है मेरे पास यहाँ पर NaCl। दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बात समझ में आई? साउंड क्लियर है आप लोगों के पास? ऐसे लगता है, चलो जी ठीक है। तो ये मुद्दा हो गया हमारे पास, और इस तरह की 2 3 4 रिएक्शन आप लोग खुद से कर सकते हैं। अब देखो ये जो रिएक्शंस होती है, इस रिएक्शन के बारे में खास बात है कि जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो इस तरह की रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। दीज आर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों होती है, कैसे होती है, समझने की कोशिश करिएगा। मान लो एसिड है और ये हमारे पास बेस है, दोनों हमने यहाँ पर मिक्स किए, वाटर के अंदर डिसोल्व हो गया, तो यहाँ से निकलता है मेरे पास H पॉजिटिव आयन और यहाँ से निकलता है OH नेगेटिव। दोनों मिक्स होकर के ही यहाँ पर क्या बना देते हैं, वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। तो जब इसके अंदर वाटर की फॉर्मेशन होती है, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हमारे पास इधर में क्या कहलाती है भाई, ये हमारे पास इधर में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने एसिड में भी बताया था आप लोगों को। तो जब भी एक एसिड है और बेस कंबाइन होते हैं तो रियल न्यूट्रलाइजेशन होती है ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन एसिड एंड हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट इन द बेस एंड दे फॉर्म द वाटर। तो वाटर की फॉर्मेशन होती है। हाइड्रोजन आयन कहाँ से आया, एसिड से आया, वो हमारे पास कहाँ से आया जी, आपका बेस से आया। तो दिस इज ऑल अबाउट द एसिड एंड बेस। चलिए ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। अगर कभी भी किसी भी बेस की रिएक्शन होती है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो BNMO नमो ओ, तो चाय हुई, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या होता है, बी नमो, नमो चाय आती पता है ना आप लोगों को, मोदी जी वाली, नहीं पता? चलो जी, अभी बर्थडे पे बहुत जगह यही चल रहा था, नमो चाय नमो चाय। तो मैं आपको बता दूं कि बेस प्लस NMO यानी नॉन मेटल ऑक्साइड, तो हम पता है कौन सी चाय पियेंगे, नमकीन चाय, वाटर प्लस सॉल्ट, लेमन टी, ये सॉल्ट टी है हमारे पास। तो कभी भी किसी बेस की रिएक्शन अगर नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ होती है तो हमेशा वाटर और सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। ले लेते हैं जी कोई भी हमारे पास नॉन मेटल ऑक्साइड है या नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड है, तो उसकी अगर रिएक्शन बेस के साथ होती है तो हमेशा वाटर एंड सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो बेस ले लो जी CaOH की होल ट्वाइस, बेस ले लिया CaOH की होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, गोल्ड तो बेटा मेटल होता है, गोल्ड इसमें कहां पर आ गया, गोल्ड का क्या जिक्र आ गया। तो हमारे पास CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखो फॉर्मेशन होगी वाटर की और सॉल्ट की। अच्छा वाटर का फॉर्मूला बच्चे बच्चे को बता बच्चे, H2 हमने पहले ही कहा था, हर बच्चे को पता है। तो ये मेरे पास H2 आ गया, जो बचा उठा करके वो सब एक तरफ ले जाएंगे, दैट इज द CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। दिस इज द CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो गई है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है जी। कार्बोनेट फैमिली, सॉल्ट फैमिली, कितनी आसान केमिस्ट्री है हमारे पास।
तो दीज आर सम केमिकल प्रॉपर्टी, और ये जितने भी केमिकल प्रॉपर्टी है, हर एक केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर 3-3 रिएक्शंस आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजेस ऑफ बेसिस। बेसिस के क्या यूज होते हैं? तो नॉर्मली आपको लिखने हैं वैसे तो ये बेसिस के यूज, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो जी, कुछ कुछ बेसिस के यूज जो सबसे हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास एक बेस है, दैट इज द NaHCO3। हमारे पास एक बेस है NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेटा हम लोग यूज करते हैं एज अ बेकिंग सोडा। ये क्या है? नथिंग एल्स, इट इज अ बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा है हमारे पास, ठीक है जी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कुछ नहीं है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ बेकिंग सोडा NaCO3। ध्यान से देखो, Na क्या है? मेटल है, ये हाइड्रोजन है, और ये CO3 MHC यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वही बेकिंग सोडा। ये तो सबको पता है कि बेकिंग सोडा कुकिंग में यूज होता है। तो याद रखना, देखो मम्मी हर रोज कुकिंग करती है, मम्मी हर रोज कुकिंग करती है। जरूरी थोड़ी है जोमेटो से मंगाओ, रात को मंगाओगे तो सुबह तो जरूर बनेगा। ऐसा नहीं पूरे दिन जोमेटो से चलता भैया, ठीक है। तो मम्मी हर रोज कुकिंग करती है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ही फार्मूला है बेकिंग सोडा का, जिसको हम लोग कुकिंग में यूज करते हैं। तो एक तो ये वाली बात है, ठीक है जी। उसके अलावा हम लोग इसको कुकिंग फूड में यूज करते हैं, एंड फॉर आल्सो इसी को यूज करते हैं हम लोग आल्सो मेकिंग, जी हाँ, बेकिंग पाउडर। इसको हम लोग जो है यहाँ से बेकिंग पाउडर भी बनाते हैं। और बेकिंग पाउडर जो होता है एक तरीके का एंटा एसिड होता है बेटा, इट इज एन एंटा एसिड। ये एक तरीके का एंटा एसिड की फॉर्म में यूज किया जाता है टू क्योर इनडाइजेशन। पाचन शक्ति बेकार हो जाती है, ठीक है, एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है। और प्लस में ये यूज किया जाता है किसके अंदर जी? प्लस में सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर जो आप लोगों के आग बुझाने वाले सिलेंडर होते हैं ना, उसके अंदर भी हमारे पास ये यूज होता है। एक चीज तो हमारे पास ये हो गई। दूसरा हमारे पास एक और बहुत पॉपुलर एंटा एसिड होता है, दैट इज द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH की होल्ड प्राइस, जिसको हम प्यार से बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आपने देखा होगा सिरप आता है डाइजीन सिरप, है ना, ऊपर ब्रांडिंग डाइजीन कर रखी है, लेकिन उसके अंदर लिखा हुआ है क्या? वहां पर थोड़ा सा नीचे देखेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मोम प्लस सिरप आता है, वो भी क्या है? डाइजीन का ही है, बस ब्रांडिंग अलग है, लेकिन वो भी हमारे पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होते हैं। तो ये बेस होते हैं, बेस हम पी लेंगे अगर एसिडिटी वगैरह ज्यादा हो रही है तो काम हमारा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि अगर हम लोगों ने एक बार खाना खाया और उसके 2-3 घंटे तक हमें खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसके बाद हम कुछ खाते तो एसिड ज्यादा रिलीज होता है। कौन सा एसिड? देखो हमारे स्टमक के अंदर भी एसिड रिलीज होता है। हम लोग खाना जब खाते हैं, खाना अंदर एंट्री मारेगा, उसी टाइम पर स्टमक जो होता है वो क्या रिलीज करता है? आपका HCl रिलीज करता है, जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, फूड को सॉफ्टनिंग करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है, और बहुत सारे एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करता है। वो काम हो गया। अगर आपने उस 2-3 घंटे अभी खाना खाया है, वो काम चल रहा है, और 2-3 घंटे के अंदर अगर आप लोगों ने फिर से खाना खाया तो क्या होता है? और ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है, जो उसके डाइजेशन में काम करने लगता है। तो करने को क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन स्टमक के अंदर जो फूड है उसका कंप्लीट डाइजेशन होने में कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं। अगर आप दोबारा खाना खा लेते हैं तो वो एनर्जी एक तरीके से डिवाइड हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है, काम जो होता है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। अब थोड़ा सा और ज्यादा समय लगेगा, इतनी ही बात है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि खाना नहीं खा सकते हैं, भूख लग रही है तो क्या करें, ठीक है ना। तो ये चीजें होती है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये बात हो गई हमारे पास बेसिस के यूज के बारे में। अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन पीएच स्केल के ऊपर। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था, लो जी दोबारा से सुन लो एक बार। मैं कह रहा हूँ पीएच स्केल के ऊपर वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर 4.5, और पीएच स्केल के ऊपर वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर 9.8। और मैं आपसे पूछता हूँ कि इनमें दोनों में से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है? जी हाँ, यही हमारा एसिड है, ये तो वैसे भी बेस है। मैं कह रहा हूँ पीएच स्केल के ऊपर वैल्यू है मेरे पास 3.2 और 3.8। आप मुझे बताइए दोनों में से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है? 3.2 हमारे पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि ये 0 के पास है। जैसे जैसे हम 7 के पास जाएंगे तो इसका एसिडिक नेचर जो होता है वो फिनिश होने लगता है। दैट्स द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है।
इसी तरीके से पीएच स्केल के ऊपर वैल्यू मैं कह रहा हूँ 9.2 है और इधर मेरे पास 13.2 है। बताइए दोनों में से इस बार ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? ठीक है, 13.2 हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होगा क्योंकि 9.2 तो न्यूट्रल वैल्यू के पास है, तो इट इज अ वीक बेस। ठीक है, न्यूट्रल के आसपास वीक एसिड होते हैं और वीक बेस होते हैं। दोनों कॉर्नर पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस 13.2 है, ना कि 9.2। ठीक है जी, ये चीज समझिए। ठीक है, ये चीज क्लियर है, आई थिंक सभी को क्लियर है, इसमें किसी बच्चे को कोई इशू नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है बच्चों, अब हमारे पास एक चीज और है, दैट इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब है हमारे पास इधर में यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखो, जब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं, इंडिकेटर मतलब जो क्या कर रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक ऐसा इंडिकेटर है जिसको हम कभी भी कहीं पर भी किसी में भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं जो एसिड और बेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं, और हमने उन सबका एक मिक्सचर बना दिया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, एक पेपर मान लीजिए इसको, जिसमें वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ये हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर है जिसमें वैल्यू 0 से लेकर के 14 तक है। अब हम लोगों ने इसके अंदर क्या किया, मान लीजिए कोई भी मेरे पास एसिड है, ठीक है जी, तो इनके एक स्पेसिफिक कलर है। 0 पर जो कलर है वो रेड है, डार्क रेड है। ठीक है जी, 7 के ऊपर जो कलर है वो हमारे पास ग्रीन है। ठीक है जी, 14 के ऊपर जो कलर है वो हमारे पास इधर में ब्लू है। बीच में हमारे पास शेड है इनकी, जैसे 6 के ऊपर हमारे पास येलो है, यहाँ पर थोड़ा सा लाइट येलो है। ठीक है जी, और यहाँ पर हमारे पास स्काई ब्लू है। इस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन कर दिया। अब मैंने क्या किया, मेरे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, मुझे नहीं पता ये क्या है क्या नहीं। ठीक, अब हमने क्या किया, इसके अंदर हमने जो है इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर जो पेपर है उसके साथ टेस्टिंग करी। जब मैंने यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ टेस्टिंग करी तो हमने देखा कि उस वहां पर जो हमारे पास कलर आया, यूनिवर्सल इंडिकेटर के ऊपर जो उसका कलर आया, वो कलर कौन सा आया जी, मान लो वो मेरे पास आ गया येलो। अब मुझे पता है इसकी वैल्यू जो है येलो के रिस्पेक्ट में 6 है, तो येलो कलर आया, और येलो कलर की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे 6 असाइन कर रखी है, तो इसका मतलब इस कंपाउंड की पीएच वैल्यू भी 6 है। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि वो एसिड है या बेस है, या स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है वीक बेस है। तो क्या होगा, वो हमारा वीक एसिड है, क्योंकि पीएच वैल्यू यहाँ पर 6 आई है। दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये बात सबको समझ में आई, आपको पता चला भी यहाँ पर कि पीएच स्केल के ऊपर तो हम किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं। देयर इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। वाटर हमेशा ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है यूनिवर्सल इंडिकेटर पर, तो समझ जाओ कि वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। पीएच वैल्यू उसकी हमारे पास कितनी है बच्चों, 7 है। तो इस केस में होता क्या है, बेसिकली जब हम इधर से इधर की तरफ बढ़ते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और एक तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। देखिए जैसे जैसे आगे जाएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, बैक में आएंगे तो इंक्रीजिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन ज्यादा, देन कम, देन कम, देन कम, देन 7 तक पहुंचते पहुंचते वो और कम है, तभी वो हमारा इधर में न्यूट्रल होता है। ठीक, नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमारी डेली लाइफ के अंदर, एवरीडे लाइफ के अंदर पीएच स्केल की क्या वैल्यू है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। देखो, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है जी, पीएच जो होता है वो हमारा यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और जब पीएच के मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या होता है बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारी जो पीएच वैल्यू होती है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होती है फूड के डाइजेशन के लिए। कई बार आपको जुकाम वगैरह हो जाता है, कोई भी आप चीज खाते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा सा अजीब सा होता है, मजा नहीं आता है ना, तो वो पीएच वैल्यू चेंज हो जाती है माउथ की, है ना। आपके टूथपेस्ट में वो बोलते हैं ना नमक है, तो नमक बेसिकली क्या होते हैं, नमक आर आल्सो द बेस। नमक जो है सॉल्ट आप समझ रहे हो, लेकिन वो टेक्निकली बेसिकली बेस है। मैंने बताया था ना, जो सॉल्ट होते हैं वो भी बेस ही होते हैं, ठीक है ना, बस उन वाले बेस में OH नहीं है। जिन वाले बेस में OH उनको एल्कली बोल दिया, जिन वाले बेस में OH नहीं है वो सॉल्ट बोल दिए। तो कहते हैं ना आपके टूथपेस्ट में, कुछ लोग तो ऐसे हो गए टाटा नमक निकाल के रगड़ रहे हैं, बेटा ऐसा मत करना, वो बेस के बारे में बात कर रहे हैं।
क्योंकि जब हम फूड खाते हैं तो जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं हमारे माउथ में, सर हमारे माउथ में बैक्टीरिया कैसे है, मैं बोल रहा हूँ 5-7 तो बैक्टीरिया मेरे मुंह में घुसी रही होंगी, एटमोस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो जो माउथ में बैक्टीरिया होते हैं वो उस फूड को इंगल्फ करते हैं और देन उसके बाद उसी समय पर वो एसिड रिलीज करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के बाद। जैसे हमारी बॉडी क्या करती है, प्रोटीन को आपका प्रोटीज में पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करती है, फैट को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में। तो बैक्टीरिया इनको क्या कर रहे हैं, जब फूड तोड़ रहे हैं, फूड को खा गए, देन बाद में एसिड बनता है। तो एसिड हमारी टीथ की अपर लेयर को कोरोड कर सकता है और करता भी है। तो इसी वजह से कह रहे हैं आपके टूथपेस्ट में नमक है, यानी कि आपके टूथपेस्ट में बेस है, क्योंकि वो उस एसिड को न्यूट्रल कर देगा अगर उसके साथ उसकी रिएक्शन होती है तो बेसिकली। तो सोचिए हमारे माउथ की एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू होती है, वो पीएच वैल्यू चेंज होती है तो हमारे अंदर जो टेस्ट बड्स काम करना बंद कर देती है, क्योंकि टेस्ट बड्स स्पेसिफिक पीएच पे काम करती है। फिर हमारी स्टमक की पीएच वैल्यू होती है, ठीक है। अगर सोचे जो अभी मैंने बताया HCl के स्पेक्ट में, अगर वो काम ना हो तो फूड सॉफ्ट नहीं होगा, फूड के साथ हार्मफुल बैक्टीरिया हमारी बॉडी में ही रहेंगे जो हमारे को हार्म करेंगे और एंजाइम्स भी एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। कई बार क्या होता है, जरूरत से ज्यादा भी एसिड बन जाता है हमारे स्टमक के अंदर। आप बोल लो कि भैया मोमोज की चटनी मुंह लगा के पी गए, मोमोज खाया नहीं तुमने, भैया चटनी बड़ी जानदार ले भाई खींच लो, उस समय तो बड़ा मजा आता है ना। क्योंकि जो बेसिकली मैं आपको बताऊं, जो चटनी होती है, जो मिर्च होती है ना, इट्स नॉट अ टेस्ट, ये कोई टेस्ट नहीं है। टेस्ट होता है खट्टा होता है, मीठा होता है, कड़वा होता है, ये टेस्ट होते हैं। जो मिर्च लगती है आपको चटका, ये जो आता है ना, ये गोलगप्पे पानी देके, इट्स नॉट अ टेस्ट। आप कहते हैं भैया पानी में टेस्ट है, टेस्ट है नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ सेंसेशन होती है, इट इज जस्ट सेंसेशन, ठीक है। और वो क्या करती है, जो हमारे जो टंग के ऊपर सेंसरी जो आपके न्यूरॉन्स होती है उन बर्ड्स के ऊपर, वो एकदम से एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है जी, रोंगटे खड़े कर देते हैं एक तरीके से जो, तो वो चीज होती है। अब मैं कह रहा हूँ हमारे स्टमक का जो पीएच वैल्यू काम करना बंद कर देता है, एक तो कहानी ये हो गई। दूसरी चीज मैं क्या कह रहा हूँ कि स्टमक के अंदर जरूरत से ज्यादा पीएच वैल्यू हमें देखने को मिल जाए। क्यों? क्योंकि वहां पर एक्सेस अमाउंट में एसिड निकल रहा है। नॉर्मल अमाउंट में निकलेगा, खाना खाएंगे एसिड रिलीज होगा। अब तो मोमोज की चटनी खा लो भैया तो और ज्यादा एसिड निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है। एक तो एसिड निकल रहा है, ऊपर से आप और एसिड पी रहे हो, तो क्या होगा? आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, उसके अंदर भी एसिड होता है, तो क्या होगा? वो एसिड क्या करता है, ये हमारे पास हमारा स्टमक होता है और स्टमक के बाहर एक अंदर साइड में एक लेयर होती है म्यूकस की, जो HCl के हार्मफुल सिक्रेशन से स्टमक की लेयर को प्रिवेंट करके रखता है। तो HCl का हाइपर सिक्रेशन स्टमक की लेयर को हार्म करके, म्यूकस की लेयर को हार्म करके स्टमक तक पहुंच जाएगा, और वहां पर जब ये एसिड फैलेगा तो वहीं पर उस एसिडिक एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया पनपने लग जाएंगे, जिनका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, और जिसकी वजह से बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं अल्सर। पेट में हो रही है पेप्टिक अल्सर, समझे, जान भी जा सकती है। तो पीएच वैल्यू मेंटेन करके रखनी चाहिए। तो ब्रश भी हमारे को रोज करनी चाहिए, क्योंकि पीएच चेंज द कॉज ऑफ टूथ डिके। उसके अलावा जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं आल्सो सेंसिटिव टू द पीएच चेंजेस, वो भी सेंसिटिव होते हैं हमारे पास पीएच चेंजेस के रिस्पेक्ट में बच्चों। क्लियर ये चीज? तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर आल्सो सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस। कैसे इंपैक्ट डालती है पीएच वैल्यू चेंज होने के उनकी लाइफ के ऊपर? गो थ्रू योरसेल्फ, डू योरसेल्फ, आपको ये खुद करना है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर, है ना। जब आपने देखा होगा कई बार कांटे वाटे चुभ जाते हैं तो हल्की सी चिरमिराहट सी मचती है, एसिड होता है आपका, मिथेनोइक एसिड है। ततैया ने डंक मार लिया, एसिड होता है, स्वेलिंग भी हो जाती है ना। तो ये हमारे पास एसिड होते हैं। इनसे बचने के लिए क्या करेंगे जी? बेकिंग सोडा स्किन पे लगा लो, क्योंकि एक तरीके का बेस होता है हमारे पास। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेस। और अब हम जो बात करेंगे वो सॉल्ट के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। देखिए हम लोग सॉल्ट के बारे में बात करते हैं। सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है फॉर्म फ्रॉम एन एसिड, जो किसी भी एसिड से बनता है बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन इन द एसिड बाय अ मेटल। हाँ 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 हाँ, मतलब भाई हम लोगों ने जनरल रिएक्शन पढ़ी है, मेटल प्लस एसिड वी गेट द हाइड्रोजन प्लस सॉल्ट। ये मेरे पास मेटल है जी, अभी इसको मेटल ही रखते हैं। एसिड ले लो आप लोग HCl। तो हमेशा क्या होता है, जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है वो अलग निकल जाता है, मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, ये अलग निकल गया, और क्या बन जाता है, ये मेटल प्लस में हमारे पास Cl आ गया, यानी कि जो एसिडिक कंपोनेंट है। तो वो हमारे पास मेटल क्लोराइड बन गया तो वो सॉल्ट है, मेटल सल्फेट बन गया तो वो सॉल्ट है। ठीक, तो कोई भी मेटल ले लेते हैं, सोडियम ले लिया Na और प्लस में एसिड ले लिया HCl,
तो सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद अटैच होगा और क्या बना दिया इसने, H2 अलग कर दिया और NaCl इधर बना दिया, NaCl सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड फैमिली, सॉल्ट फैमिली। तो सॉल्ट कैसे बनता है, कभी भी कोई भी मेटल एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद अटैच हो जाती है एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट टेक्स प्लेस। ये रिएक्शन हम लैब में करते हैं, लेकिन अगर हमारे को कमर्शियल लेवल पर ये रिएक्शन करवानी हो तब हम ऐसा नहीं करते। और कमर्शियल लेवल पर ये रिएक्शन हम कब करवाते हैं, ओनली इन दी केस ऑफ कॉमन सॉल्ट, जो नमक हम लोग खाते हैं उसके बारे में जब हम लोग करते हैं तो सिर्फ वहां पर ही वो चीज आती है बच्चों। ठीक है, सॉल्ट हमारे पास बहुत तरीके के होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम सल्फेट है, आयरन सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, 8 फैमिली सॉल्ट फैमिली। अगर मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि कभी भी कोई भी सॉल्ट कैसे बनता है, मैंने बोला मेटल प्लस एसिड विकेट हाइड्रोजन प्लस सॉल्ट, चलो कमर्शियल लेवल पे ऐसी बात करते हैं। तो एसिड तो हमारे पास बहुत तरीके के होते हैं, दिस इज द मेटल, कोई सी भी मेटल हो, जी हाँ कोई सी भी मेटल हो। अब एसिड कौन कौन से हो सकते हैं, एसिड है जी मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो जो सॉल्ट बनेंगे कौन से सॉल्ट बनता है, क्लोराइड सॉल्ट बनता है। कौन सा सॉल्ट बनेगा, क्लोराइड सॉल्ट बनेगा। अब यहाँ पर कौन सा एसिड है मेरे पास जी, मैं कह रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो सल्फेट बनता है। मेरे पास यहाँ पर नाइट्रिक एसिड है, तो जो सॉल्ट बनता है जी हाँ वो हमारे पास इधर में नाइट्रेट होता है। उसके अलावा 2 और एसिड हम लोग मिलेंगे जो वीक एसिड होते हैं, मैंने यहाँ पर ले लिया कार्बोनिक एसिड, तो वो हमारे पास यहाँ पर क्या बना है बच्चों, हमारे पास वो यहाँ पर कार्बोनेट बना है। मेरे पास दूसरी तरफ है एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड है तो वो मेरे पास यहाँ पर एसीटेट बनता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला सबको पता है, HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, नाइट्रिक एसिड मेरे पास HNO3 है, कार्बोनिक एसिड H2CO3 है, और एसिडिक एसिड होता है CH3COOH। ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेंगे कि कौन सा सॉल्ट बनता है, किस मेटल के साथ बनता है और कैसे बनता है। जस्ट एन एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि एक सॉल्ट है मेरे पास यहाँ पर NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है जी, NaCl सोडियम क्लोराइड ये सॉल्ट है, तो ये कौन से एसिड से मिलकर बना होगा, HCl क्लोराइड फैमिली है, तो भैया पक्की बात है कि इसके अंदर हमारे पास कौन सा एसिड होगा जी, HCl होगा। ठीक है,